बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो आज आ चुके हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 4, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेव नेचर आता है। वेव नेचर को दिया था जेम्स मैक्सवेल ने। ठीक है, हालांकि पूछता नहीं है, बट नॉर्मल अपनी जानकारी के लिए जानना अच्छी बात है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले देखो, हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक वेव के फॉर्म में पढ़ते हैं, एक हम लोग उसको पार्टिकल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वेव के स्टडी कर रहे हैं, वेव स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। जेम्स मैक्सवेल ने दिया था। इसमें कहा गया कि जो एनर्जी किसी भी सोर्स से, किसी भी मतलब स्रोत से कोई भी अगर एनर्जी निकलती है तो कंटिन्यू रहती है। किसके फॉर्म में? रेडिएशन या वेव के फॉर्म में, यानी कि ऐसे चलेगी कुछ इस तरीके की। वेव मतलब कुछ इस तरीके ऐसे चलेगी किसी भी सोर्स। जैसे मान के चलिए सन है, ठीक है, ये सन है, ये सन है। सन से अगर एनर्जी निकल रही तो कुछ इस तरीके से चलेगी, सोर्स से, मतलब कंटिन्यू चलेगी। और कंटिन्यू मतलब ऊपर नीचे वेव के तौर पे ये था। ठीक है, सेकंड वाले में डैश इसलिए है क्योंकि सेकंड वाला आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आपने मेरा इससे पिछला वाला मेरा अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसको मैं डैश इसलिए क्यों, क्योंकि ये सेम थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सीधा डेफिनेशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है। मैं एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होता है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जब दोनों साथ साथ परपेंडिकुलर चलते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में जब परपेंडिकुलर होंगे और साथ साथ चलेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होते हैं, या तो वेव जनरेट होते हैं। वहीं यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है, ठीक। अब इस पे अगला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डब्लू मतलब वेव, वो एक वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। कौन सा वेलोसिटी से? उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी में इक्वल होता है। जो देखिए, लाइट का वेलोसिटी नॉर्मल एयर या एक वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहीं उसका भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी यहीं वेलोसिटी होता है। ठीक है, ठीक। अब इसका अगला पॉइंट तो बिल्कुल आसान है। अगर ये समझ ले तो ये समझ लियोगे। देखो, क्या लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है? लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्पीड भी लाइट की जितनी ही है। ठीक है, दिस वेव डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेट यानी कि आगे चलने के लिए कोई मीडियम नहीं लगता। जैसे कि साउंड को मीडियम चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर आप स्पेस में जाएंगे, स्पेस ब्रह्मांड में, वहाँ अगर जाके आप कुछ बोलेंगे आपके बाजू वाले को नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम नहीं है। लेकिन वहीं से अगर मैं मान के चलिए स्पेस में मैं यहाँ से टॉर्च पकड़ा हूँ, यहाँ से मैं टॉर्च मार रहा हूँ और सामने मेरा दोस्त या आप खड़े हैं, तो आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये। अब इसके हम लोग लिमिटेशन देखते हैं। वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशन थे जो कि जेम्स मैक्सवेल ने बताए थे। जो कि पहला है कि द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी। ठीक है, इसका मतलब देखिए, इन सब में लिमिटेशंस का उतना कुछ खास होता नहीं है, ना ही पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। इनसे मेन क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आगे फॉर्मूलेस में हम लोग देखेंगे। ठीक, इसका कहने का सीधा अगर आप मीनिंग में अगर जाओगे तो वही है कि जो नेचर होता है, जो कोई भी रेडिएशन जो निकलता है उसका जो नेचर होता है, यानी कि उसका जो एक तरीके से बोल सकते हैं, हाँ, उसका नेचर एक हॉट बॉडी यानी कि एक गर्म सोर्स की तरह ही रहता है, मतलब हॉट रहता है। ठीक है, इसका इतना ही समझो, क्योंकि देखो ये ना कुछ बड़ी चीज़ें हैं नहीं। चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेनली ना जो फार्मूलेज बनते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें बेस्ट फार्मूले आपको इसके पार्टिकल नेचर में मिल जाएंगे। इसमें कोई फार्मूले नहीं है। इसमें आप देखोगे ना, वेव नेचर में आपको एक फार्मूला नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब सेकंड है, हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है आप सबको। यहाँ पर एक नया टॉपिक हमारे पास आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं नॉर्मल आपको थ्योरी बताऊँ। ये आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा। इस डायग्राम में कुछ इस तरीके से एक नॉर्मल एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि इधर से कैथोड, इधर से एनोड मैंने कनेक्ट कर दिया है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है मैंने कि जो कैथोड जो इलेक्ट्रोड है ये वाला, ठीक है, जिसमें कैथोड आ रहा है, इसमें मैंने ना एक मेटल का मैंने कोटिंग लगा दिया जो सीजियम है, सीजियम मेटल। ठीक है, सीजियम क्यों लगाया ये भी बताऊंगा। देखो, हर चीज़ का ना कुछ मीनिंग होता है कि वो क्यों है। ठीक है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सीजियम लगा दिए तो क्या किया मैंने, जैसे यहाँ से बैटरी से कुछ करंट पास किया तो सीजियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, पहले वो उसको अलग समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि सीजियम क्यों। सीजियम इसलिए किया गया क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लेस होती है। अब आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन वो होता है एक मिनिमम एनर्जी, एक तरीके से बोल सकते हैं एक मिनिमम एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड एटम से उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, इसको आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
तो अब देखते हैं, तो अब इसकी मदद से समझो कि जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इजेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के किसी भी मेटल सरफेस से कोई जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, जब उसमें रेडिएशन स्ट्राइक, जब रेडिएशन उसमें पड़ता है तो गिरता है तो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। इसको हर्ट्ज ने दिया था, हर्ट्ज 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 आप लोग पता है कि ये साउंड का क्या होता है, एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसको एच जे से कुछ इस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोग को। इसके बाद देखते हैं कि हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बने इस प्रोसेस के बाद इसमें क्या ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या अपनी राय दी एक तरीके से। तो इन्होंने बताया, इन्होंने यहाँ से एक नया नाम आता है जो कि है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग वी नॉट से शो करते हैं, वी द फ्रीक्वेंसी के नीचे ऐसे नॉट लगा दिया जाता है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि किसी भी जो कि सफिशिएंट होता है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी, जैसे कि पानी को बॉयल होने के लिए सबसे मतलब एनर्जी कौन सा जरूरी, 100 डिग्री सेल्सियस उसको जाना ही पड़ेगा, तो वो सबसे उसकी कम से कम एनर्जी, उसके ऊपर जाएगा तो बॉयल होता रहेगा, लेकिन उसके नीचे आ गया तो नहीं होगा। वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर जब वो किसी भी मेटल के ऊपर जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही जाएगा, मतलब जस्ट उस टाइम पे इजेक्ट होगा, समझ रहे हो, ठीक है। इसको हम लोग वेव फंक्शन भी कहते हैं, जिसको डब्ल्यू नॉट से शो किया जाता है, ठीक है। अब इसके बेस पे इन्होंने एक और दिया और इनके बेसिस पे दो ग्राफ्स भी बताई। पहला था कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन समझ गए ना कौन सा है, वो किसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जितना ज़्यादा लाइट आ रहा है उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा मात्रा में लाइट आ रहा है उतना ज़्यादा इधर भी होगा, समझ रहे हो, ये होता है। बट इट डजेंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पर समझो कि इंसिडेंस और इंटेंसिटी क्या होता है, इस ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। पहला ग्राफ बना है, इधर काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन, इधर इंसिडेंस ऑफ लाइट, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं ये डालूंगा उतना ज़्यादा, देखो अगर ये इतना बढ़ा तो ये इतना बढ़ेगा, मतलब देखो इक्वल बढ़ता जा रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा मैं इंसिडेंट करूँगा, जितना ज़्यादा मैं लाइट दूंगा, ठीक है, जितना ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और सेकंड में मैं जितना ज़्यादा इंटेंसिटी दूंगा लाइट का तो काइनेटिक एनर्जी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी होती है, बोल सकते हो उसका हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जैसे कि मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊँ, इंटेंसिटी मतलब उसका मैं पावर बढ़ा रहा हूँ, पावर मतलब 10 वोल्ट 20 वोल्ट 40 वोल्ट 50 वोल्ट 60 वोल्ट 70 वोल्ट, फिर भी उसके काइनेटिक एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी को रद्दी भर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये ख़त्म होता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको दिया था मैक्स प्लैंक ने। प्लैंक समझते ही नाम याद आ गया होगा, प्लैंक्स एक कांस्टेंट भी होता है जो कि अभी इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा एक डेरिवेशन होता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाता है, उसको हम लोग पूरा डिराइव भी करेंगे इसी में, ठीक है। वो इसका पार्ट एक तरीके से नहीं होगा, वो उसी का पार्ट है जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका नॉर्मल था कि एनर्जी जो इमिट होती है, देखो उसमें क्या कहा था कि एनर्जी इमिट होती है कंटिन्यूसली होती है, ठीक है। एनर्जी इमिट होती है वो मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट होती है किसी भी हॉट बॉडी से लगातार, किसके रूप में, रेडिएशन या फिर वेव्स के रूप में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जस्ट अपोजिट, एनर्जी इज़ नॉट इमिटेड, एनर्जी इमिट नहीं होती या एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। कंटिन्यूसली नहीं होती ये चीज़, ठीक है, अनकंटिन्यूस होती, बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। अब एनर्जी इसमें क्या बोला, पार्टिकल नेचर में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये कहा गया है मैक्स प्लैंक ने कि एनर्जी डायरेक्टली मतलब लगातार एब्जॉर्ब या लगातार निकलती नहीं है किसी भी सोर्स से, ठीक है। जब बट कि डिसकंटिन्यूसली, जबकि वो कैसा होता है, वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब या इमिट होती है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में होती है, जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको याद कर लो कि क्वांटा, ये पेपर में पूछता है कि जो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को और क्या कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, तो क्वांटा, ठीक है। इसके अगला पॉइंट था कि एवरी क्वांटा हैज़ ए डिफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर एक क्वांटा में एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी होती थी, मतलब जितना इसमें है उतना इसमें, मतलब इसमें अलग, जैसे कि यहाँ पर एक क्वांटा है, ठीक है, इसमें अलग रहेगा, यहाँ पर एक क्वांटा है इसमें अलग, यहाँ पर एक क्वांटा है इसमें, मतलब हर एक के अंदर एक डिफिनाइट अमाउंट थी एनर्जी, ना कम ना ज़्यादा, उतनी की उतनी ही रहती थी, ठीक है।
इन द केस ऑफ लाइट, और लाइट के केस में द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज ऑफ्टन कॉल्ड फोटोन। और देखो अगर हम नॉर्मल पार्टिकल्स की इसकी बात करें, ठीक है, एनर्जी के लिए पार्टिकल नेचर में जब वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल नेचर में पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल के लिए बात करें तो हम लोग इसको क्वांटा कहते हैं। लेकिन अगर इसी को अगर लाइट के लिए बात की जाए तो लाइट के लिए क्वांटम ही फोटोन बोला जाता है, ठीक है, फोटोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। इसको फोटोन को हम लोग एच न्यू से शो कहते। देखो ये न्यू मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी आप सभी लोग को पता होगा, ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा। और ये एक नया आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये एक कॉन्स्टेंट है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जिसको हम लोग आगे अभी और समझेंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट था कि एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब जो जितना ज़्यादा एनर्जी ऑफ क्वांटम, देखिए क्वांटम कहने का मतलब वहीं क्वांटा ही है, ये एक तरीके से बोलते हैं फोटोन है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के लाइट के, यानी कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो ये एच लग जाता है, ये कांस्टेंट जिसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल। इसका मतलब ये एक एनर्जी है, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रख लो, ये बहुत आगे क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। इक्वेशन 1। अब यहाँ से हम लोग देखो फ्रीक्वेंसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का हमने नॉर्मल में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेलोसिटी अपॉन लैम्डा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ कुछ इस तरीके से फॉर्मूला दे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक फार्मूला है, ठीक है। इसलिए मैं बोला था कि यहाँ से फार्मूले की घड़ी स्टार्ट होगी, तो इसको बिल्कुल याद रख लो, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला भी सेम ही है, कुछ खास नहीं। जो टोटल एनर्जी एमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है एक बॉडी में विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। मतलब यानी क्या मतलब है, जितने भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर इमिट हो रहा है उसको हम लोग एक नंबर से शो करते हैं, जिसको कुछ इस तरीके से एच के आगे एन लिख दिया, जो कि होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक बार और अच्छी से। देखिए ये समझ गए, इसको आइंस्टाइन जी ने भी बताया था इसी चीज़ को, कि जब कोई बाहरी जब कुछ इस तरीके से आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी एच न्यू। देखिए फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पर एच न्यू के फॉर्म में आ रहा है। एच न्यू क्यों आ रहा है, एच न्यू क्यों आ रहा है, देखो हम लोग यहाँ पर बेटा एक अलग पर देखो, पहले जो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया वो हमने वेव नेचर के लिए पढ़ा, यहाँ पर हम पार्टिकल नेचर के लिए पढ़ें। तो पार्टिकल नेचर में एनर्जी को लाइट के लिए एच न्यू बोलते हैं, फोटोन एच न्यू। और यहाँ से एक ये मेटल है जहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट होगा, ठीक, इतना क्लियर है। एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि कम करने की क्षमता। इसका मतलब होता है बाय दिस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड अप्लाइड ऑन मेटल ओनली। इसके द्वारा हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर जब कोई रेडिएशन जब स्ट्राइक होती है तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को रोक सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोसेस को हम लोग रोक सकते हैं। और ये सिर्फ मेटल पे ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम एक इसका डेरिवेशन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इफेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है, ठीक है, जो होता है V0, ठीक। हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, ½ mv², क्लास 9 से पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, मतलब कितना एनर्जी है स्ट्राइकिंग फोटोन का, ठीक है, ये है। और सेकंड है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को प्लस करें तो हमको पता चल जाएगा कि फोटोन जो स्ट्राइक हो रहा है, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, यानी कि ये जो आ रहा है इसकी पावर कितनी होगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ से एनर्जी है तो इसको मैंने ई मान लिया। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये भी एक तरीके से एनर्जी है तो मैं E0 मान लिया, और काइनेटिक एनर्जी को KE मान लिया, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, लाइट के फॉर्म में। लाइट फॉर्म में पार्टिकल को क्या कहा जाता है, एच न्यू, ठीक है, ऐसे एच न्यू हम लोग लिखते हैं ना, ओके। अब जो ये जो एनर्जी आ रहा है, जो एनर्जी निकल रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको क्या कहेंगे, देखिए ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए बस यहाँ पर HV0 हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रखेंगे। उसको मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर बताने के लिए यूज़ किया, इस वाले का कोई यूज़ नहीं आएगा, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, सिर्फ बताने के लिए किया कि काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, ठीक। अब यहाँ से मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है फोटो इलेक्ट्रॉन का, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, ठीक है, V0 माइनस HV0, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए मुझे क्या क्या मुझे कॉमन दिख रहा है, मुझे H यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है। देखिए V कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ V है, यहाँ V0 है, तो मैं H को कॉमन निकाल लूँगा, V माइनस इन फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ सब्सटीट्यूट कर सकते हो कि नहीं, कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा होता है कि नहीं, तो मैं उसको यहाँ में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ,
ठीक है, वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा माइनस वेलोसिटी अपॉन में लैम्डा नॉट, ठीक। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से देखिए मुझे जो वेलोसिटी है फिर मुझे कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं वेलोसिटी को मैं बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से 1/λ माइनस 1/1 लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही है इसका फॉर्मूला। और काइनेटिक एनर्जी देखिए, अब इसका यूनिट बोलोगे तो यूनिट तो कॉमन सी बात है, यूनिट तो जूल ही आएगा, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। एच सी इज इक्वल एच सी इंटू हाफ लैम्डा माइनस हाफ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइना, जहाँ पर ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल, ठीक। ये वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से चलेगा, लाइट के वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। ये लैम्डा यानी कि वेव लेंथ, और इसकी वेव लेंथ है लेकिन किसके रूप में, थ्रीशोल्ड एनर्जी की वेव लेंथ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।